है। अब आयनिक बॉन्ड जो है ना वो सबसे पहली टाइप है केमिकल बॉन्ड में कि बॉन्ड आपको पहले मैंने कहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक कशिश की कुव्वत है जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को आपस में जोड़ती है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हम हमेशा एक बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। स्टैटिक चार्ज एक लफ्ज होता है ना, जो मूविंग चार्ज नहीं होता, जो स्टैटिक चार्ज होता है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ऑपोजिट चार्जेस की, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा दे देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से और लॉस करने से एटम जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो जब हम बात कर रहे हैं कैटाइन की, ठीक है, तो कैटाइन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये लेने देने का प्रोसेस होता क्यों है या कैसे हुआ है, देखिए आपने एक लफ्ज पढ़े हुए हैं, दो चार आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताएंगे जी, ये कौन है, हमना। हमना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, जल्दी बताओ जरा। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट होती है एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। हाँ ठीक है, शाबाश। तो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, अब हमें बताएंगी यहाँ से अदीला। अदीला, आप बताएं जरा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। Energy change that was occur when an electron is added to the gas when an electron is added to the neutral atoms अच्छा, न्यूट्रल is एटम, called the to form a negative ion is called electron affinity. ठीक है। चलें, तो हमने जो ना वो देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी हमने रिकॉल किया कि होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो है ना जब आप एक पॉजिटिव आयन बनाना होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है एनर्जी की वो मिकदार जो अमूमन आम तौर पे रिलीज होती है जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब हम बात करें कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ले रहा है, तो वो कब होता है, देगा वो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसकी उसी में से निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन। बात कर रहा था कि भाई जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन देता वो है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता भी आसानी से है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और वो मेटल्स ही होती हैं, जाहिर है मेटल्स होती हैं, और वो मेटल्स भी कौन सी होती हैं जी, अमूमन पहले और दूसरे ग्रुप की, जो 1A और 2A ग्रुप हैं, इनकी जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है बाकियों की निस्बत। इस वजह से हम कहते हैं जी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन देती हैं। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होती हैं जी, कि भाई होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो उसमें से निकलेगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और इलेक्ट्रॉन लेता वो है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकता है, मतलब रिलीज कर सकता है, ठीक है। और वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो किसके दरमियान बनता है, अमूमन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। मेटल्स कौन सी होती हैं, ग्रुप 1A और 2A की, ठीक है। और नॉन मेटल्स अमूमन होती हैं 6A और 7A। 6A 7A का हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हाईएस्ट होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी हाईएस्ट होती है, ठीक है। दैट्स वाई जो ना वो अमूमन जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं। और उसके अलावा डी ब्लॉक में से भी बन सकते हैं, जैसे जिंक वगैरह के और भी बेशुमार बनते हैं, लेकिन कॉमनली हम बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है ना, इसमें हमने बॉन्डिंग पढ़नी भी मेन ब्लॉक एलिमेंट्स की है, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं ना, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उनकी पढ़नी है। ट्रांजिशन को हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ट्रांजिशन की बॉन्डिंग उनकी हर चीज डिफरेंट होती है। ये मैंने आपको वहां भी कहा था कि आमतौर पर जब हम ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं या हम करते हैं तो हम नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर भी यही है कि केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जो हमारी हेडिंग है ना सिलेबस की, ठीक है। तो इस वाले से तो उनमें अगर बात करें तो 1A और 2A जब 6A और 7A के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी केमिकल बॉन्डिंग
इस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक दे देता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम वाली एग्जांपल अभी हमने पढ़ी है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड की है। सोडियम के जो ना वो अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनमें से पहले शेल में 2, ठीक है, 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ठीक है, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब सोडियम क्या करता है, अगर वो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन दे दे ना, तो उसके आखिरी शेल ये वाला बन जाता है, ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट उसका पूरा हो जाता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। दूसरा ये कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, रिलेटिवली कम होती है। दूसरी तरफ क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 17 इलेक्ट्रॉन कैसे कि पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है, तीसरे में 7, अच्छा, तीसरे में 7 होते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके तीसरे में भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ले देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये सोडियम आयन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है, और इनके दरमियान बन जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये सोडियम का ग्रुप 1A है, क्लोरीन का ग्रुप 7A है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो ग्रुप है वो 2A है, ठीक है, इसका मैग्नीशियम का ग्रुप जो है वो ये 2A है, ठीक है, जबकि सोडियम का ग्रुप जो है वो क्या है, 1A है, सही है। तो इस तरह से जो है इनमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है, सिंपल सा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें एक बड़ा अहम, जब हम केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल चेंजेस को डिस्कस करते हैं ना, तो एक बड़ा अहम क्वेश्चन आता है एनर्जेटिक्स का, कि भाई एक तो हमने जुबानी बात कर दी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो लेकिन एक्चुअल उसमें जो ना वो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या ऐसा होता भी है या नहीं, ठीक है ना। मसलन कि ये वाली चीजें पॉसिबल भी नहीं है या नहीं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि अब हम कह रहे हैं कि भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो अब दूसरा हमने उसको देखना होता है एनर्जी के हवाले से कि क्या ये सारा कुछ फिजिबल भी है या नहीं, मतलब ये सारा कुछ पॉसिबल भी है कि नहीं, एनर्जी के हवाले से। एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो एनर्जी आप यूं समझ लें, ये अकाउंट है मॉलिक्यूल्स के एटम्स का, जो ना वो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, पैसा है, कि इतने उसके पास एनर्जी है कि वो रिएक्शन हो सके। कैसे, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि सोडियम जो है ना, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 496 किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो लेकिन अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा -349। अब ये कहता है कि यार मैं, अगर तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो ना, क्लोरीन इस सोडियम को कहता है कि अगर आप मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं जो ना वो इतनी एनर्जी दूंगा 349 किलो जूल पर मोल। लेकिन सोडियम को कितनी चाहिए, वो कहता है जी मैं अपना इलेक्ट्रॉन 496 से कम पे रिलीज नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मसला आ गया कि फर्क आ गया 147 का, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर तो ये इतनी एनर्जी दे दे 496 जितनी उसने उसको चाहिए, तो फिर तो आसानी से ये हो जाएगा। अब इतना गैप कैसे पूरा होता है, ठीक है, तो जिससे ये रिएक्शन होगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड मेकिंग रिलीज एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। जब बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब बॉन्ड ब्रेक करना हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना वो लाइन है, आपने हमेशा याद रखनी है। तो होता ये है कि जब पॉजिटिव सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में इनकी अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिस अट्रैक्शन को हमने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है -585। -585 का मतलब होता है कि रिलीज हो रही है, माइनस का साइन यहाँ पे एनर्जी के रिलीज होने को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर हम एनर्जी चेंज देखें कि टोटल चाहिए थी सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496, ठीक है। क्लोराइड जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 349 निकलेगी, जब उनकी अट्रैक्शन डेवलप होगी तो -585 जो ना वो रिलीज होगी। तो ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो -438 है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन पहले मतलब माइंड में होती हैं, ठीक है, कि भाई हम कोई भी काम करने हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने जो ना वो मकान ही बनाना है या आपने कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप पहले उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा ये इस चीज पे इतना खर्च आएगा, इस चीज पे इतना खर्च आएगा, मुझे इनकम इतनी होगी, मुझे प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो जिस चीज में प्रॉफिट नजर आ रहा हो ना, तो हम वो काम करेंगे, जिसमें लॉस हो वो काम नहीं होता। ऐसा ही केमिकल रिएक्शंस में होता है कि केमिकल रिएक्शंस में देखा जाता है कि भाई ये सारा कुछ करने के बाद वो जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल भी होगा कि नहीं। और स्टेबल हमेशा वो चीज होती है जिसकी एनर्जी पहले वालों से कम होती है,
ठीक है ना। मसलन जो एनर्जी सोडियम की थी, जो एनर्जी क्लोरीन की थी गैस की, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी से कम एनर्जी अगर NaCl की होगी एवरेज एनर्जी से, तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी कब आती है? जब कोई चीज एनर्जी रिलीज करती है, या जब किसी रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही हो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जब किसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे? रिएक्टेंट से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ना वो रिएक्शन इतनी बचत के साथ या इतनी एनर्जी रिलीज के साथ होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये जो -585 है ये तो एंड पे रिलीज हो रही है, जब Na भी बन गया था और क्लोराइड भी बन गया था। तो अब क्वेश्चन वही का वही है कि Na के लिए सबसे पहले तो Na को में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो एनर्जी कहाँ पे चाहिए से आएगी? तो हमेशा ये होता है कि कोई भी रिएक्शन, अक्सर ज्यादातर रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, हमें उनको स्टार्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और स्टार्ट करवाने के लिए जो ना वो एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी की मिसाल तीली जैसी है, ठीक है ना, कि अगर आप तीली लगाएंगे तो आग लग जाएगी, फिर आपको दोबारा जो ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो ना वो एक ही दफा बस तीली लगानी है, ठीक है, तो आग जो ना वो फिर जल्दी रहती है, सही है ना। और आप बैठ के जो ना वो देखते हैं कि ये आग लगी हुई है, बड़ा मजा आ रहा है, सही है ना। तो जिस तरह तीली लगाते हैं आप, इसी तरह यहाँ पे हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक तीली लगानी पड़ती है, और फिर आप साइड पे बैठ जाते हैं, वो रिएक्शन खुद ब खुद होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती रहती है कि वो खुद ब खुद उसको आगे चलाती रहती है, ठीक है। तो ये जो माइनस रिएक्शन स्टार्ट होगा, आप उसको स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी देंगे, लेकिन बाद में वो खुद ब खुद अपने आप पे वो रिएक्शन होता रहेगा, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का इस वाले से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये इनर्जेटिक्स के एनर्जी के खर्चे के हवाले से कि भाई ये रिएक्शन होगा, कोई फायदा होगा, नुकसान होगा, एनर्जी कहाँ से आएगी, किधर जाएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि हमने बात की ऑक्टेट रूल की, ठीक है, तो लेकिन कुछ के टाइम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करने का मतलब क्या है कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। मसलन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आखिरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, कॉपर है, प्लस है, सिल्वर पॉजिटिव है, जिंक है और मरकरी है, ठीक है। इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 18 होती है, बजाय किसके? 8 के। मसलन इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एस, उनके आखिरी शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। वैसे ये बाय द वे बात आ गई, ये लेकिन ये बहरहाल ट्रांजिशन एलिमेंट से ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ ऐसे भी कीटाइन होते हैं जिनके अंदर 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 18 + 2 किस तरह से कि आखिरी शेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और आखिरी से पहले वाले में 2 होते हैं, बल्कि आखिरी में 2 होते हैं और आखिरी से पहले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पी ब्लॉक में से एलिमेंट्स हैं। ये आपको तब पता इनकी समझ आएगी जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद फिर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। ये ग्रुप 5A का है, 5A का, ठीक है। ये जो टिन है ये ग्रुप 6A का है, ऑक्सीजन वाले का, ठीक है। और ये भी जो है ना वो ग्रुप ये उसके होगा, सॉरी, अच्छा खैर, हाँ, ये ग्रुप 6A का है, और ये वाला जो है ये ग्रुप 7A का, ये 6 का, ये भी बिस्मिथ भी 6 का ही है। तो बहरहाल इनकी जब आप रखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कि आपको लिखनी आती है अब तक, ठीक है, तो फिर आपको जो ना वो इसका सही तरह से कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। एक लास्ट इसकी एग्जांपल है, ये वाला, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि वो ऊपर वाले कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, मतलब उनमें रैंडम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। मिसाल के तौर पर स्कैंडियम है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस भी 0 होता है, डी भी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद टाइटेनियम है, उसकी जब आयन बन जाता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के डी में 2 होते हैं, एस में कोई नहीं होता, 3 होते हैं। तो मतलब इनमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये ऊपर वाली लाइन याद कर लीजिएगा, कोई एक आध एग्जांपल याद कर ले, काफी है। अच्छा, ये है कि वो